Hello guys, I again welcome you on the online platform of सरस्वती एकेडमी। जैसा कि दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइस चेंज कर सकते हैं। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम लेट से जो इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं उनके वॉइस हम चेंज कर सकते हैं। आप लगातार देखते आ रहे हैं कि हमने वॉइसेस के लगभग 6 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हम 2 सेकंड में हम एग्जाम्स में आंसर लगा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार केवल 2 शब्दों से ही हम वॉइस चेंज कर सकते हैं, हमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों ये वॉइस की शायद हमारी अंतिम वीडियो है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में आपको ये आइडिया होगा कि ये सारी वीडियोस देखने के बाद आपको वॉइस जो है वो एक खिलौने जैसा लग रहा है। आपको ये लग रहा है, जैसा मैंने पहली वीडियो में शुरुआत करते समय बताया था कि जैसे ही हमारे वॉइस के सभी पार्ट्स पूरे हो जाएंगे, वॉइस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको वास्तव में ये लगेगा कि यू कैन चेंज वॉइस जस्ट इन 2 सेकेंड्स। आप केवल 2 सेकेंड में वॉइस चेंज कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आज का हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं और टॉपिक है वॉइस। वॉइस में अब तक जो हम पढ़ चुके हैं मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहली जो हमारी वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने पढ़ा था जनरल सेंटेंसेस, और जनरल सेंटेंसेस के अंदर भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हम केवल 2 शब्द बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे हम सारे के सारे वॉइस चेंज कर सकते हैं। दूसरी वीडियो में कि एग्जाम में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ए, बी, सी और डी। आप मात्र 2 सेकंड में ये बता सकते हैं कि किस पार्ट में आपका आंसर है। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा आज की जो वीडियो का टारगेट है, उस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं, वो कौन से सेंटेंस हैं जिसमें वॉइस के रूल थोड़े से अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा अलग तरह से वॉइस चेंज किया जाता है। फिर हम उन सेंटेंसेज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बड़े ध्यान से समझें, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से देखें। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेज मैं आपको बता चुका हूं कि जिन वाक्यों के अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस या सजेशन दिया जाता है, वो सारे के सारे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन के साथ प्रपोजल भी दिया जाता है, और वो लगभग लेट से शुरू किए जाते हैं। प्रपोजल, प्रपोजल का अर्थ है प्रस्ताव। दोस्तों अगर हम किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं, देखिए हम हर एक चीज को समझते आए। हमने समझा कि किस प्रकार ऑर्डर और कमांड में अंतर होता है, कैसे ऑर्डर और रिक्वेस्ट में अंतर होता है। हमने ये समझा कि किस प्रकार एडवाइस और सजेशन एक दूसरे से भिन्न हैं, या किसी भी ऑफिस के बाहर सजेशन बॉक्स क्यों लगा हुआ होता है, वहां पर एडवाइस बॉक्स क्यों नहीं होता, मतलब शब्दों का भेद है। आज हमें समझना है कि प्रपोजल में और एडवाइस या सजेशन में क्या अंतर होता है। हमने किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखा, तो हम उस प्रस्ताव को ब्रीफ करेंगे किसी भी मैटर को। मान लीजिए हमने कोई भी एक कंपनी शुरू करनी है, और उस कंपनी का हमने एक प्रपोजल तैयार किया कि हम कंपनी के अंदर ये सुविधाएं, ये सब कार्य, ये उसमें पार्टनर, ये सब चीज़ें, वो एक प्रस्ताव हमने तैयार किया और उस प्रस्ताव को रख दिया लोगों के सामने। उस प्रस्ताव को रख दिया टीम के सामने कि भाई हम इस प्रकार की कंपनी बनाना चाहते हैं। उसके बाद वो उसको स्टडी करेंगे, जिसको वो अच्छा लगेगा वो एक्सेप्ट करेंगे, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो उसको नेग्लेक्ट करेंगे। ये होता है प्रपोजल। वास्तव में प्रपोजल जो है ये एक सलाह और सुझाव ही है, बट प्रपोजल जो है वो सलाह के तरीके से कहा नहीं जाता या सुझाव के तरीके से कहा नहीं जाता। प्रपोजल हम ये मानते हैं कि हम अपने बराबरी वालों के सामने रखते हैं, प्रस्ताव हम ये मानते हैं कि जो हमारे बराबर का इंसान है उसके सामने हम रखते हैं, सलाह हम ये मानते हैं कि अपने से छोटों को दी जा रही है, और सजेशन हम ये मानते हैं कि अपने से बड़ों को दिया जा रहा है। आज हम बात करते हैं दोस्तों प्रपोजल के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। लेट्स प्ले क्रिकेट, इसका अर्थ है आओ क्रिकेट खेलें। तो ये एक प्रपोजल है।
अब यहां पर जो ये लेट्स लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आपने इसी शब्द को समझना है कि इस लेट्स का अर्थ क्या हुआ। लेट्स का अर्थ हुआ लेट अस, हमेशा याद रखेंगे। लेट एक ऐसा शब्द है जिसके बाद आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा। आपको लेट के बाद देखने को मिलेगा या तो मी, लेट के बाद देखने को मिलेगा अस, लेट के बाद देखने को मिलेगा यू, लेट के बाद देखने को मिलेगा हिम, लेट के बाद देखने को मिलेगा हर, लेट के बाद देखने को आपको मिलेगा इट्स। ये आपको मिल सकते हैं। लेट के बाद आपको कोई भी नाउन मिल सकता है, परंतु वो हर चीज जो लेट के तुरंत बाद प्रयोग होती है, चाहे वो नाउन है या प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं। यहां पर लेट्स का अर्थ है लेटस। उसके बाद मैंने लिखा प्ले क्रिकेट। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये है ऑब्जेक्ट, यानी ये इंपेरेटिव तो पक्का है, बस इसमें कुछ और ऐड कर दिया हमने, और वो क्या ऐड कर दिया, लेट अस। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको भी दोस्तों तीन तरह से बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे शुड से। शुड से हम इसको अगर बनाएंगे तो शुड से किस प्रकार बनेगा, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिकेट। उसके बाद आप लिखेंगे बी प्लेड, क्रिकेट शुड बी प्लेड। इतना मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा। अब इस लेटस का क्या रोल है, बड़े ध्यान से देखना कि इस लेटस का रोल क्या है। देखिए मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही, जब मैंने लेट शुरू किया था, मैंने जो इंपेरेटिव की पहली वीडियो पार्ट 5 जो है हमारा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि लेट से जब हम किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं तो इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, परंतु वो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। जो ऑब्जेक्ट लेट के बाद होता है वो दिखने में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वास्तव में वो सब्जेक्ट होता है। तो आप यहां पर इस अस को क्या कहेंगे, इस अस को आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। ये टर्म मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट है जो दिखता ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर गुण जो हैं वो सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के होते हैं। दिखता ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर गुण जो हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। तो यहां पर अस क्या है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखेंगे, बाय लगा के हम लिखेंगे बाय अस। बताइए आपको समझ आया या नहीं आया। एक सेंटेंस और बनाते हैं, फिर देखते हैं कि आपको समझ आया या नहीं आया। बहुत ध्यान से देखना। देखिए मैं इधर लिखता हूं, मैंने लिखा यहां पे लेट हिम स्पीक इंग्लिश। लेट हिम स्पीक इंग्लिश। कितना आसान है दोस्तों। आप सबसे पहले हर एक शब्द को पहचानते जाइए कि किस शब्द के अंदर क्या भाव है। यहां पर देखिए लेट प्रपोजल, प्रपोजल के लिए हिम जो है ये है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इंग्लिश आपका वास्तव में ऑब्जेक्ट है। ये आपका वास्तव में ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। परंतु यहां समस्या ये थी कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट को ही हमने नाम दे दिया लेट के अनुसार ऑब्जेक्टिव, और वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्ट। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए अब कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा इंग्लिश, उसके बाद मैं लिखूंगा शुड, उसके बाद जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, बी स्पोकन, और लास्ट में हम लिखेंगे बाय हिम। यानी आपको बस एक बात याद रखनी है कि अगर हम कोई भी सेंटेंस लेट से शुरू कर रहे हैं तो लेट के बाद जो शब्द है वो सब्जेक्ट है, वो बाय लगा के लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसको लेट से ही बनाते हैं कि लेट से ही सेंटेंस शुरू है और लेट से ही उसका वॉइस चेंज करना है। तो देखिए दूसरी प्रकार किस प्रकार बनाएंगे, यहां लिखता हूं मैं। फटाफट इसको आप साथ साथ वीडियो को ना पॉज करके लिखते रहा करें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नोट करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बार बार देखिए वीडियो को तो आपको
क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। यहां मैंने लिखा लेट अस प्ले क्रिकेट, और इसको बनाना है लेट से ही, इसका वॉइस चेंज करना है लेट से ही। तो कैसे चेंज करेंगे? शुरू में मैंने लिखा लेट, उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। क्योंकि हम अक्सर यही करते आए हैं कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, और लास्ट में लिख दिया हमने बाय अस। बताइए इतना समझ आया नहीं? शुरू में हमने लिखा लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है इसको बाय लगा के लास्ट में लिख दिया। इतना क्लियर हो गया? अब यहां है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लेड। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस, ये बन गया लेट से। अगर इसी को शुड से बनाना है तो शुड से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें क्रिकेट, उसके बाद आप लिखेंगे शुड, उसके बाद लिखेंगे बी प्लेड, और लास्ट में बाय अस। बड़ा ध्यान देने की बात है, आपने क्या देखा कि अगर मैं लेट से वॉइस चेंज कर रहा हूं तो जो ऑब्जेक्ट है वो उसके बाद आ रहा है, अगर मैं शुड से चेंज कर रहा हूं तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनके उससे पहले आ रहा है। बाकी का सेंटेंस देखिए बिल्कुल सेम है। इतना आपको समझ आया सभी को? अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक तीसरी तरह से और हम चेंज कर सकते हैं, और तीसरी टाइप आप समझ चुके हैं, वही रेडीमेड स्ट्रक्चर। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर डिनाइड, यू आर फॉरबिडन, अभी तक ये पढ़ा है आपने। लेकिन अब हम पढ़ेंगे यू आर प्रपोज्ड। बट यू क्यों? यू क्यों? आज तक, अभी तक जहां भी मैंने यू लिखा आप केवल उस यू को फॉलो करते आए हैं कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, लेकिन आपके जहन में क्वेश्चन नहीं आया कभी भी कि सर आपने ये यू क्यों लिखा। मैं बताता हूं आपको कि मैंने यू क्यों लिखा था। पॉइंट बड़े ध्यान से देखना कि क्यों लिखा था। देखिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस चेंज करके बताता हूं और वहां से आपको सीखना पड़ेगा। देखो बड़े ध्यान से, मैंने लिखा ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया आपके सामने। ओपन द डोर को मैंने चेंज किया, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अब यहां यह बात बड़ी सोचने की है कि सर ये यू क्यों आया। दूसरी बात सोचने की है कि सर ये आर क्यों आया। तीसरी बात सोचने की है कि सर ये ऑर्डर्ड क्यों आया। देखिए, मैंने आपको बताया कि ऐसे चेंज करना है, लेकिन कारण किसी बच्चे ने नहीं पूछा, कारण किसी ने कमेंट करके नहीं पूछा कि यू क्यों आया सर। मैं पहली वीडियो में यह बता चुका हूं कि यहां पर एक हिडन सब्जेक्ट होता है यू, एक छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू, और उस सब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट रख देते हैं इस रेडीमेड स्ट्रक्चर में। ऐसे कैसा सब्जेक्ट को ही क्या रख देते हैं? सब्जेक्ट रख देते हैं। यू हिडन सब्जेक्ट है तो क्या आ गया? यू। अब यू के साथ इज आर एम में से आर लगता है। इज आर एम ही क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम। उसके बाद देखिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई? क्योंकि वॉइस का ही अर्थ होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर बी तो है ये तो है बी, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने चेंज ही नहीं किया। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आपको ना ये ऑप्शंस में इस प्रकार भी मिलेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू बी ओपन द डोर। अब बड़े ध्यान से सोचिए, जब हम एक बार बी लगा चुके हैं तो दोबारा बी लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि यहां पर यू क्यों आया। अब देखिए ध्यान से, अब जो मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप बार बार उसको देखेंगे कि हरियाणा के एग्जाम्स में वो देखने को मिलते हैं इस तरह के सेंटेंस जब आप वॉइस चेंज करते हैं। मैंने लिखा लेट अस पास द एग्जाम, लेट अस पास द एग्जाम। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये
अस है सब्जेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, और ये एग्जाम है हमारा ऑब्जेक्ट। इतना आपको क्लियर है? तो जब उसमें हिडन सब्जेक्ट था यू और हमने यू को ही सब्जेक्ट बनाया था, तो यहां पर इस अस से सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट बनेगा वी। बात क्लियर? वी के साथ आता है आर। अगर यहां होता लेट हिम पास द एग्जाम, तो यहां पर फिर सब्जेक्ट बनता ही और ही के साथ आता इज। क्लियर हो गया ना? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक तरफ बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एन। वी आर प्रोपोज्ड। अच्छा, यहां ना कई बार प्रोपोज्ड की जगह एडवाइज्ड भी आ सकता है और सजेस्टेड भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। वी आर प्रपोज्ड, एडवाइज्ड और सजेस्टेड। फिर बड़ा सिंपल है, टू लगाइए, पास द एग्जाम। इस वाले सेंटेंस, इस वाले शब्द में आपको कभी भी गलती नहीं मिलेगी, ये कभी भी गलत करके नहीं दिया जाएगा। बाकी सेंटेंस आपने देखना है ध्यान से। यानी लेट के बाद जो शब्द लिखा हुआ है, जो भी लेट के बाद ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, उस ऑब्जेक्ट को ही, हालांकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वह सब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट को ही आपने क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। यहां पर आपने लिखा ही इज एडवाइज्ड लिख दिया मैंने। आप प्रपोज्ड और सजेस्टेड भी लिख सकते हैं टू पास द एग्जाम। बताइए आपको समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? यह हमारा लास्ट पॉइंट था जहां तक रूल्स वॉइस के अंदर काम करते हैं। अब हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं या कुछ ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जो थोड़ा सा अलग तरह से जिनका वॉइस चेंज किया जाता है। देखिए बड़े ध्यान से, मैं लिखता हूं कुछ सेंटेंसेस। एक तो ऑल टाइम फेवरेट, मैंने लिखा यहां पर लिखेंगे सम important sentences some important sentences and exceptions। इनके बारे में बात करते हैं। मैं एक्सेप्शंस क्यों बोल रहा हूं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने एक्सेप्शंस बोला। इसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैं अगली वीडियो, अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए ध्यान से, सम इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड एक्सेप्शंस। देखो ध्यान से, सबसे पहला मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, एप्पल टेस्ट्स स्वीट। ये एक सेंटेंस लिख दिया, एप्पल टेस्ट्स स्वीट। सेब जो हैं वो मीठे होते हैं। एप्पल टेस्ट्स स्वीट, सेब मीठे होते हैं, या सेब का स्वाद मीठा होता है। एप्पल्स आर स्वीट होता है, सेब मीठे होते हैं, सेब का स्वाद मीठा होता है। सबसे पहली बात, आपको ये दिख रहा होगा कि इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। जबकि मैं ये बोलता हूं कि इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, परंतु एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इस बात का भी कारण है कि ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है स्वीट। स्वीट शब्द का अर्थ होता है मीठा। स्वीट शब्द का अर्थ होता है मीठा, और मीठा होना ये गुण है, और गुण जो होते हैं इंग्लिश में उनको कहा जाता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जो हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण, हिंदी में अगर हम कहें तो विशेषण। विशेषण विशेषण कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। वो सेंटेंस के शुरू में आ सकते हैं बट वो सब्जेक्ट नहीं है। वो सेंटेंस के लास्ट में आ सकते हैं बट वो ऑब्जेक्ट नहीं है।
यहां पर ये स्वीट जो है ये एडजेक्टिव है। अगर मैं इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा सेब का स्वाद मीठा होता है। अब कुछ बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा, जिसने कभी ठीक ठाक अच्छे लेवल पे कंपटीशन को प्रिपेयर किया होगा, कि सर यहां तो बात हो रही है स्वाद की, स्वाद का गुण है तो, और वर्ब का अगर गुण है, अगर वर्ब की क्वालिटी है, वर्ब के बारे में अगर कोई बताए, मैं यहां लिख देता हूं वर्ब के गुण या दोष को बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। बात तो ठीक है, वर्ब के गुण या दोष को बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। अब अगर वर्ब के बारे में बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं तो यहां पर आपने इसको एडवर्ब क्यों नहीं कहा? देखिए, वैसे तो मैं आपको एसएससी का कोई बैच हम जब चलाएंगे तो उसमें एडजेक्टिव एडवर्ब अलग से कराऊंगा। एडजेक्टिव एडवर्ब में आपके सामने ये रूल आएगा, लेकिन फिर मैं आज आपको बता ही रहा हूं। जो भी काम हमारे सेंस ऑर्गन से होता है, जैसे आंखों से देखना, कानों से सुनना, जीभ से टेस्ट करना, त्वचा से फील करना, जो स्किन है स्किन से फील करना, और 5 सेंस ऑर्गन है हमारे, आंख, कान, नाक, नाक से स्मेल करना। जो भी काम हमारे सेंस ऑर्गन से होता है, ज्ञानेंद्रिय से होता है, उसके गुण बताने के लिए एडवर्ब का नहीं, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, एडवर्ब का नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। यह बात मैं यहां लिख भी देता हूं। अगर कोई काम किसी सेंस ऑर्गन से हो रहा है तो उसका गुण या दोष एडजेक्टिव बताते हैं, एडवर्ब नहीं। क्लियर है? और एडवर्ब होता भी तो ये होता एप्पल टेस्ट्स स्वीटली, बट टेस्ट के साथ आ ही नहीं सकता स्वीटली। अगर कहीं लिखा हुआ भी है तो गलत है वो। ये कॉमन एरर में भी आपकी मदद करेगा, ये काफी मदद करेगा। अब चेंज करते हैं, इस सेंटेंस को चेंज कैसे करें। यहां पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये बात तो आपको क्लियर हुआ ना कि जो ये एडजेक्टिव है ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या करें? और ये कुछ ही सेंटेंस है, आप ये चिंता मत करना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर ऑब्जेक्ट है या नहीं। कुछ 2-4 ही सेंटेंस है, वो मैं लिखवा ही दूंगा, या तो यहां करवा दूंगा या फिर प्रैक्टिस में करवा दूंगा वो। ठीक है, देखिए यहां मैंने लिखा एप्पल, इसी को सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में भी। ये एक्टिव वॉइस है, ये मैं पैसिव वॉइस बना रहा हूं। कैसे बनेगा देखो, एप्पल, ये आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ई जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे बी तो आता नहीं कभी। उसके बाद आपको लिखना है ये स्वीट। ऐसे कैसा? एप्पल इज स्वीट व्हेन, उसके बाद देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर यहां पर सिंगुलर है तो व्हेन के बाद इट लगाना है। अगर प्लूरल है तो व्हेन के बाद दोज लगाना है। यहां तो दीज ही लगेगा, दीज लगाना है, दोज नहीं दीज। अब देखिए यहां एप्पल है सिंगुलर तो हम लिखेंगे इट। उसके बाद ये जो वर्ब है सेम ऐसे कैसे यहां लगानी है, और फिर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेस्टेड। बड़े ध्यान से देखिए,
इट्स द रूल बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज में से एक है। मैंने लिखा एप्पल टेस्ट स्वीट और वॉइस चेंज करना है। जनरली बच्चे लिखेंगे सबसे पहले स्वीट, फिर उसके बाद इज टेस्टेड एप्पल या बाय एप्पल, वो गलत हो जाएगा। आप ऐसे सेंटेंसेज में सबसे पहले ये पहचानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है एप्पल, वर्ब है टेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो ये शब्द आया हुआ है ये शब्द है एडजेक्टिव। ये शब्द जो है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन या जीरंड बन सकता है। इसलिए ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये अगर एडजेक्टिव है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रखना। इसीलिए तो मैंने एक्सेप्शन लिखा, ऊपर अपवाद लिखा, जहां हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रखते हैं। उसके बाद क्या करना है, इस वर्ब को दो पार्ट में ब्रेक करना है, लेकिन यहां केवल एक पार्ट ही लिखना है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपको आगे फिर रिपीट करना है दोबारा। देखिए ये रहा, यहां पर एक ही वर्ब को, एक ही वर्ब के लिए आप दो बार बी भी लगाते हैं। हालांकि मुझे कई बार यह लगता है कि यह सेंटेंस गलत है, बट ग्रामेटिकल मैं इसको गलत प्रूव कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि एक ही शब्द के लिए हम दो बार बी का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसलिए यह बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि यहां पर जो ये इज आया है और यहां पर जो ये इज आया है, ये दोनों ही क्या है, एक ही वर्ब के लिए प्रयोग हुए, और फिर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस और बनाते हैं ऐसा ही। अब मैंने आपके सामने ना जितने भी लिखूंगा आपको समझ आएगा। मैंने लिखा, आप नोट कर लीजिए इसको एक बार। मैंने लिखा, ऊपर वाले के हिसाब से ही बनाना, मैं एक बार लिख देता हूं ऊपर वाला दोबारा। एप्पल इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। इसको देखो, मैंने लिखा एक्टिव वॉइस में, नीम टेस्ट्स बिटर। एक सेंटेंस मैं आपके लिए होमवर्क के लिए लिख रहा हूं, होमवर्क। सेंटेंस है कुनीन टेस्ट्स बिटर। एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिख रहा हूं होमवर्क के लिए ही, जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे। कुनीन, NINE, कुनीन। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, रोजेज स्मेल स्वीट। ये आप बनाएंगे। देखिए इस नीम वाले को समझिए। आपने देखा कि सर ये है आपका सब्जेक्ट, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है एडवर्ब या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट रखेंगे। नीम इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अच्छा इसको ना, ठीक है, व्हेन इट इज टेस्टेड, इसको ध्यान से बनाना, क्योंकि यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहां पर दीज का प्रयोग होगा। इज इट क्लियर? ये एक्सेप्शन में हमारा पहला केस है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्शंस का हमारा दूसरा केस देखते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को मेरे हिसाब से 6-7 रूल करा दिए, वो इसके अलग अलग पार्ट्स में, और एक ही एक्सेप्शंस में आपको करा रहा हूं, फिर प्रैक्टिस, उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। मैंने लिखा इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। ये एक सेंटेंस लिख दिया, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दो अलग अलग सेंटेंस नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, और यहां पर इनको जोड़ता हुआ नजर आ रहा है ये टू। प्रेपोजिशन यहां पर सेंटेंस को जोड़ रही है, और यहां पर हम इसको कंजक्शन भी कह सकते हैं, प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं। ध्यान से देखना, इतने सेंटेंस में ये आपकी वर्ब तो है, लेकिन अगर मैं इस वर्ब को दो पार्ट में ब्रेक करता हूं तो फिर ये दो बार बी आ जाएगा एक ही वर्ब के लिए, वो गलत होगा। तो इसलिए इतने सेंटेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे कैसा लिखेंगे, इट इज टाइम। उसके बाद
यहां पर ये टू से सेंटेंस को चेंज करना शुरू करेंगे। इसके बाद यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ये लिख दिया क्रिकेट। उसके बाद जो बचा हुआ शब्द है टू, उसके बाद वर्ब को दो पार्ट में, बी प्लेड। इट इज टाइम क्रिकेट टू बी प्लेड। बट इन दोनों सेंटेंसेज को जोड़ना भी तो है, और जोड़ने के लिए हम यहां शब्द लगाएंगे फॉर। इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, इट इज इजी टू लर्न मैथमेटिक्स या मैथ्स, तो कैसे करेंगे? देखिए, इतने सेंटेंस को ऐसे ही, इट इज इजी फॉर मैथ्स, उसके बाद बचा ये टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी लर्नड। इट इज इजी फॉर मैथ्स टू बी लर्नड। क्लियर हो गया? अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एकाध और ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं जो वॉइस में हमें काफी परेशान, इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आप उसको बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने लिखा पीपल से, अगर ये लिखा हुआ है पीपल से, लोग कहते हैं, इंडिया, यहां दैट लगा दिया, पीपल से दैट इंडिया इज ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ग्रेट कंट्री। तो बड़े ध्यान से देखना, अब यहां पर लोग कहते हैं पीपल से, तो इसको चेंज करना है, इट इज सेड दैट, इट इज सेड। पीपल से को चेंज करना है, इट इज सेड। जब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यहां पर इट को ऑब्जेक्ट मान लीजिए और इट को बना दीजिए सब्जेक्ट, और यहां पर इट वही सब्जेक्ट है, डमी, डमी सब्जेक्ट, जिसका मीनिंग नहीं आगे मैं कराऊंगा आपको, ये इट एज अ डमी सब्जेक्ट। तो इट इज सेड, उसके बाद आप दैट लगाएंगे और सेम सेंटेंस, क्योंकि इधर वर्ब नहीं है, अगर इधर वर्ब होती तो फिर उसका भी वॉइस चेंज होता। हम इसको लिखेंगे, इंडिया इज ग्रेट कंट्री। अब मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट एंड रनिंग अ रेस। यहां पर आपने देखा कि सर सब्जेक्ट तो एक है, पर वर्ब जो हैं और ऑब्जेक्ट जो हैं ये दो हैं, तो यहां पर हम इनको दो अलग अलग सेंटेंस मानेंगे। अब इतने सेंटेंस के लिए भी राम को सब्जेक्ट और वाज को हेल्पिंग वर्ब, और इतने सेंटेंस के लिए भी आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहां पर ये राम इज एक बार और है, सॉरी वॉज, राम वॉज एक बार और है नहीं, पर मानना है, तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे। कैसे चेंज करेंगे देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे क्रिकेट वाज बीइंग played and a race was being run by Ram। सब्जेक्ट एक था तो आपने एक ही बना दिया, बट जब आप यहां पर दो सब्जेक्ट अलग अलग, दो ऑब्जेक्ट से दो सब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब दो बार लिखनी पड़ेगी। अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो ऑब्जेक्ट एक से काम चल जाएगा। बताइए आपको ये समझ आया या नहीं आया? दोस्तों, हमारे वॉइस लगभग यहां कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर मैं आपको प्रैक्टिस के साथ अगर कोई एक आध पॉइंट बचता होगा तो मैं वहां पर साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।